हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड डेक है जिसका शीर्षक है 50 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण। ये काफी भारी टाइटल है। एकदम। और आज हमारा मिशन है इस डेक को पूरी तरह से डिकोड करना। हम 1 से लेकर 50 तक हर प्रश्न को उसके सटीक उत्तर के साथ समझेंगे, एक एक करके। हाँ, लेकिन स्रोत के एकदम स्पष्ट निर्देशानुसार इस ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करने से पहले एक अनिवार्य कदम है। वो क्या? बेहतरीन तैयारी के लिए अभी आराध्या स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। तो हमारा मिशन है इन 50 सवालों के बहाने ये समझना कि दुनिया कैसे काम कर रही है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। शुरुआत करते हैं, मैं तैयार हूँ। तो इस स्लाइड डेक की शुरुआत ना एक बहुत दिलचस्प पैटर्न से होती है। पहले 3 प्रश्न अप्रैल के महीने पर केंद्रित हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, प्रश्न 1 पूछता है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। इसका सटीक उत्तर है सी, 26 अप्रैल। इसके ठीक पीछे प्रश्न 2 है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर है सी, 23 अप्रैल। ओके। और प्रश्न 3, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसका भी उत्तर है सी, 22 अप्रैल। ये काफी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है ना? और इसके बाद अचानक प्रश्न 4 हमें एक अलग ही दिशा में ले जाता है। हाल ही में G20 बैठक कहाँ आयोजित हुई? उत्तर है बी, ब्राजील। ये जो अप्रैल वाला कनेक्शन है ना, हाँ, मुझे भी यहाँ इन दिनों में खास तालमेल नजर आता है। जैसे ये हमारी भौतिक और बौद्धिक दुनिया के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश हो। ये बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। हाँ। अगर हम इसके क्यों पर जाएं, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हमें हमारे भौतिक अस्तित्व की याद दिलाता है। मतलब जलवायु और पर्यावरण। एकदम सही। लेकिन सिर्फ भौतिक दुनिया को बचाना काफी नहीं है ना। 23 और 26 अप्रैल मतलब पुस्तक और बौद्धिक संपदा दिवस, ये बताते हैं कि इंसानी दिमाग के जो विचार हैं उनका संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हाँ, इसके बिना कोई भी देश इनोवेशन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी के आइडिया को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो रिसर्च पर पैसा क्यों खर्च करेगा। सही बात है। और शायद इसी अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाता है हमारा चौथा प्रश्न। बिल्कुल, ब्राजील में G20 का होना कोई सामान्य बात नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये ग्लोबल साउथ के उभार का सीधा मैकेनिज्म है। मतलब अब दुनिया की आर्थिक नीतियां सिर्फ वॉशिंगटन या लंदन के बंद कमरों में तय नहीं हो रही। अरे वाह, ये तो सच में एक बड़ा शिफ्ट है। तो चलिए सेक्शन 2 पर चलते हैं, जहां नेतृत्व और वैश्विक संस्थाओं की बात शुरू होती है। बताइए। प्रश्न 5, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। उत्तर है बी, राजनाथ सिंह। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालयों पर आते हैं। प्रश्न 6, WHO का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर है सी, जिनेवा। ओके। प्रश्न 7, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर है बी, पेरिस। और प्रश्न 8, हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ। उत्तर है बी, स्वीडन। हाँ। अब रुकिए, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। दुनिया में इतने सारे देश और शहर हैं, फिर ये जिनेवा और पेरिस ही क्यों हर बड़े संगठन का केंद्र बने हुए हैं। ये एक बहुत लाजमी सवाल है। मतलब क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? राष्ट्रीय कूटनीति में हमेशा एक बफर जोन की भूमिका निभाई है। बफर जोन, एक न्यूट्रल जगह। हाँ, जब दुनिया 2 विश्व युद्धों में जल रही थी तब भी ये देश तटस्थ रहा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां उनके राजनीतिक बिना किसी डर के काम कर सकें। अच्छा, इसे ही शायद कूटनीतिक तटस्थता कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम 8वें प्रश्न की बात करें, मतलब स्वीडन के नाटो में शामिल होने की। स्वीडन भी तो अपनी तटस्थता के लिए ही जाना जाता था ना। वही तो। इसीलिए ये एक भू राजनैतिक भूकंप है। करीब 200 सालों तक स्वीडन ने किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने से साफ इनकार किया था। सच में? 200 साल? हाँ, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने इस पूरे मैकेनिज्म को तोड़ दिया। स्वीडन को समझ आ गया कि केवल तटस्थ कहलाने से अब सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। मतलब उन्हें एक शील्ड चाहिए थी। हाँ, नाटो का अनुच्छेद 5 जो कहता है कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, ये अब स्वीडन के लिए एक आवश्यक ढाल बन गया है। बाप रे, ये सच में एक अभूतपूर्व बदलाव है। अच्छा, अब जरा भारत के आंतरिक तंत्र की ओर मुड़ते हैं। सेक्शन 3। चलिए। तो प्रश्न 9 है, ISRO का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर है सी, बेंगलोर। प्रश्न 10, RBI के गवर्नर कौन है। उत्तर है बी, शक्तिकांत दास। प्रश्न 11, भारत की राजधानी क्या है। उत्तर है बी, नई दिल्ली। ठीक है। और प्रश्न 12,
भारत के प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर है बी, नरेंद्र मोदी। जब मैं इन चारों को एक साथ देखती हूँ ना, तो लगता है जैसे हम किसी विशाल जहाज के इंजन रूम, नेविगेशन सिस्टम और कैप्टन के ब्रिज को देख रहे हो। ये बहुत ही सटीक उपमा है ना? हाँ, किसी भी आधुनिक राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन 3-4 स्तंभों की जरूरत होती है। नई दिल्ली में राजनीतिक नेतृत्व ये तय करता है कि हमें जाना कहाँ है। और पैसा? वो आरबीआई गवर्नर का काम है ये सुनिश्चित करना कि उस सफर के लिए पर्याप्त आर्थिक ईंधन हो और महंगाई का कोई लीकेज न हो। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो है बेंगलुरु में आईएसआरओ का मुख्यालय। हाँ, बेंगलुरु क्यों? मतलब क्या इसे देश में कहीं और स्थापित नहीं किया जा सकता था? किया तो जा सकता था, लेकिन बेंगलुरु में होने से ना एक क्लस्टर इफेक्ट बनता है। क्लस्टर इफेक्ट वो क्या होता है? जब आईएसआरओ वहां होता है तो वो अपने उपकरणों के लिए आसपास की स्थानीय इंजीनियरिंग कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देता है। अच्छा, तो उससे लोकल इकोनॉमी बढ़ती है। सिर्फ इकोनॉमी नहीं, उनकी तकनीकी क्षमता बढ़ती है। वे बेहतर इंजीनियर हायर करते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप वहां एक पूरा का पूरा सिलिकॉन वैली जैसा टेक इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। ये एक चेन रिएक्शन है। बेहतरीन। अब हम उन सवालों पर आते हैं जो बहुत ही बुनियादी लगते हैं। सेक्शन 4 बुनियादी देखते हैं। हाँ, प्रश्न 13, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? उत्तर है बी, बाघ। प्रश्न 14, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? उत्तर है बी, मोर। प्रश्न 15, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? उत्तर है बी, कमल। और प्रश्न 16, भारत की मुद्रा क्या है? उत्तर है बी, रुपया। ओके। अब कोई भी कह सकता है कि यार ये तो पहली कक्षा के बच्चे भी जानते हैं। हाँ, ये बुनियादी जरूर हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब 1950 में गणतंत्र की स्थापना हो रही थी ना, तब इन प्रतीकों को चुनना कोई स्कूल का क्विज नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक राष्ट्र की ब्रांडिंग और उसकी आत्मा को परिभाषित करने का एक बहुत सीरियस प्रयास था। दुनिया को बताना कि हम क्या हैं। एकदम। अब बाघ का ही उदाहरण लीजिए। उसका चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है। अम्ब्रेला प्रजाति मतलब अगर आप बाघ को बचाते हैं तो आपको उसके शिकार को बचाना होगा, और शिकार को बचाने के लिए पूरे जंगल को बचाना पड़ता है। तो ये जैव विविधता को सहेजने का एक वैज्ञानिक तंत्र है। बिल्कुल। ये प्रतीक भारत की उस विशाल सांस्कृतिक और भौगोलिक जटिलता को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। ये नजरिया वाकई इन तथ्यों की गहराई बढ़ा देता है। चलिए अब भूगोल और हमारी नागरिक व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 5, राइट? प्रश्न 17, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? उत्तर है सी, राजस्थान। प्रश्न 18, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर है बी, गंगा। प्रश्न 19, भारत का सबसे स्वच्छ शहर हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा है? उत्तर है सी, इंदौर। अच्छा, इंदौर। और प्रश्न 20, ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित होगा? उत्तर है सी, लॉस एंजलिस। मुझे यहाँ 19वें प्रश्न पर रुकना है। इंदौर वाले पर? हाँ, इंदौर लगातार सबसे स्वच्छ शहर बन रहा है। ये उस स्टूडेंट की तरह है जो हमेशा क्लास में टॉप करता है। आखिर ये काम कैसे कर रहा है? इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है। इंदौर ने कचरा प्रबंधन को ना एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरह देखा है। सप्लाई चेन, किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह? हाँ, उन्होंने सिर्फ सड़कों पर सफाई कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई, बल्कि स्रोत पर ही कचरे को अलग करने की सख्त व्यवस्था लागू की। सेग्रीगेशन, राइट? बिल्कुल। डोर टू डोर कलेक्शन के साथ साथ गीले कचरे को बायो सीएनजी में बदलने के बड़े प्लांट लगाए गए हैं। और अगर कोई नियम तोड़े तो? जो लोग नियम तोड़ते हैं उन पर तुरंत स्पॉट फाइन लगाने का एकदम कड़ा सिस्टम है। मतलब नागरिक अनुशासन और प्रशासनिक तकनीक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एकदम सही। और अगर हम भविष्य की बात करें तो लॉस एंजलिस में 2028 का ओलंपिक इसी बात का प्रतीक है कि कैसे बड़े शहर दशकों पहले से अर्बन प्लानिंग को ओलंपिक के इर्द गिर्द डिजाइन करते हैं। प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब आगे जो सवाल है ना, वे तकनीकी और सामरिक रणनीतियों को दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न 21, हाल ही में किस देश ने AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? उत्तर है बी, अमेरिका। प्रश्न 22, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? उत्तर है बी, फ्रांस। ओके। प्रश्न 23, हाल ही में ISRO ने कौन सा मिशन टेस्ट किया? उत्तर है बी, गगनयान। और प्रश्न 24, हाल ही में किस राज्य ने नई शिक्षा नीति लागू की? उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। इसमें काफी वैरायटी है। हाँ, लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है।
भारत रक्षा समझौतों के लिए फ्रांस की ओर इतना झुकाव क्यों दिखा रहा है, जबकि ऐतिहासिक रूप से तो हम रूस के करीब रहे हैं ना? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये असल में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? देखिए, रूस फिलहाल यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और उसकी सप्लाई चेन काफी प्रभावित हुई है। और अमेरिका? अमेरिका के साथ समझौते अक्सर बहुत सी शर्तों के साथ आते हैं, लेकिन फ्रांस एक ऐसा सहयोगी रहा है जो बिना किसी राजनीतिक दखलंदाजी के तकनीक हस्तांतरण के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल। चाहे वो राफेल विमान हो या पनडुब्बियां। और अगर हम इसरो के गगनयान की बात करें तो गगनयान सिर्फ अंतरिक्ष में जाने का एक प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल। इंसानों को अंतरिक्ष में जीवित रखने के लिए जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम भारत विकसित कर रहा है ना, उससे क्या होगा? वो मेडिकल और औद्योगिक क्षेत्र में अनगिनत नए आविष्कारों को जन्म देगा। ओह, लाइक स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में नई शिक्षा नीति का लागू होना ये सुनिश्चित करता है कि अगले 20 सालों में हमारे पास इन एडवांस टेक्नोलॉजीज को संभालने वाली एक नई वर्कफोर्स तैयार हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जहां एआई सुपर कंप्यूटर बना रहा है, वहीं भारत अपनी कूटनीति, अंतरिक्ष और बुनियादी शिक्षा तीनों को एक साथ अपग्रेड कर रहा है। एकदम सटीक एनालिसिस। चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं। प्रश्न 25, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी मिशन शुरू किया? उत्तर है ए, गुजरात। प्रश्न 26, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन नीति शुरू की? उत्तर है बी, राजस्थान। ठीक है। प्रश्न 27, वाइपो का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है बी, जिनेवा। और प्रश्न 28, हाल ही में G20 अध्यक्षता किस देश के पास है? उत्तर है बी, ब्राजील। यहाँ हम ना भारत के अंदर के आर्थिक मॉडल्स में एक बड़ा अंतर देख सकते हैं राज्यों के बीच। हाँ, गुजरात भौगोलिक रूप से ऐसी जगह है जहाँ लंबी तटरेखा और बंजर जमीनें हैं, जो शायद सोलर और विंड एनर्जी के लिए बढ़िया है। बिल्कुल, इसलिए उनका ग्रीन एनर्जी मिशन एकदम सही कदम है। दूसरी ओर राजस्थान के पास समंदर तो नहीं है, लेकिन उनके पास किले, इतिहास और संस्कृति है। एकदम, इसलिए उनकी पर्यटन नीति उनकी अर्थव्यवस्था का मेन इंजन है। हर राज्य अपनी ताकत के हिसाब से नीतियां बना रहा है। और वाइपो का जेनेवा में होना और G20 ब्राजील में, ये तो हमने पहले भी चर्चा की थी, ये रिपीट क्यों हो रहा है? ये रिवीजन के लिए है। ये याद दिलाता है कि कूटनीतिक तटस्थता और ग्लोबल साउथ का उभार कितने अहम विषय हैं। कमाल की बात है। अब हम एक बहुत ही डायनामिक सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। डायनामिक कैसे? मैं बताती हूँ। प्रश्न 29, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन भेजा? उत्तर है बी, चीन। प्रश्न 30, हाल ही में किस कंपनी ने ईवी लॉन्च किया? उत्तर है बी, टाटा। प्रश्न 31, IPL 2026 का फाइनल कहाँ होगा? उत्तर है बी, मुंबई। अब इन पर ध्यान दीजिए। प्रश्न 32, हाल ही में ICC अवार्ड किसे मिला? उत्तर है डी, अपडेट अनुसार। प्रश्न 33, हाल ही में भारत रत्न किसे मिला? उत्तर है ए, अपडेट अनुसार। प्रश्न 34, हाल ही में पद्म विभूषण किसे मिला? उत्तर है ए, अपडेट अनुसार। प्रश्न 35, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? उत्तर है बी, मुंबई। और प्रश्न 46, हाल ही में किस देश में चुनाव हुए? उत्तर है ए, नेपाल। ये काफी दिलचस्प है। हाँ, लेकिन ये अपडेट अनुसार वाले उत्तर देखकर तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। मेरा मतलब है, क्या जीके फिक्स नहीं होता? यही तो इस पूरे स्लाइड डेक की सबसे बड़ी सीख है। कैसे? हम अक्सर ना भूगोल की तरह सामान्य ज्ञान को पत्थर की लकीर मान लेते हैं, लेकिन राजनीति, खेल और पुरस्कार स्थिर नहीं होते। मतलब वो बदलते रहते हैं। बिल्कुल। जब कोई संस्था ICC अवार्ड या भारत रत्न देती है, तो वो बस उस समय के मानवीय उत्कृष्ट प्रदर्शन का पैमाना होता है। तो एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? एक प्रतियोगी छात्र या एक जागरूक नागरिक होने का मतलब ये है कि आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। अगर आप 1 साल पुरानी किताब पढ़ रहे हैं, तो आप असल में अतीत में जी रहे हैं। एकदम सही बात है। और इसी अपडेटेड दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। प्रश्न 37, हाल ही में AI सेंटर किस राज्य में खुला? उत्तर है ए, कर्नाटक। प्रश्न 38, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल सेवा लॉन्च की? उत्तर है बी, SBI, स्टेट बैंक। प्रश्न 39, भारत की GDP ग्रोथ लगभग कितनी है? उत्तर है सी, 6 से 7%। और प्रश्न 40, हाल ही में नाटो में शामिल देश कौन सा है? उत्तर है ए, स्वीडन।
स्वीडन फिर से आ गया। हाँ, पर मैं यहाँ ना 6 से 7% जीडीपी और एसबीआई के डिजिटल होने के बीच एक सीधा कनेक्शन देख पा रही हूँ। और वो कनेक्शन बहुत ही तार्किक है। मैं समझाता हूँ कैसे। हाँ, प्लीज। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी विशाल और पारंपरिक संस्था पूरी तरह से डिजिटल होती है तो इसका सीधा मतलब है कि भारत की सुदूर गांवों तक बैंकिंग पहुंच रही है। मतलब कैश का इस्तेमाल कम हो रहा है। हाँ, लोग नकद की जगह डिजिटल लेन देन कर रहे हैं, जिससे पैसा फॉर्मल इकोनॉमी में आ रहा है। तो इसी से टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। एकदम। और इसी फॉर्मलाइजेशन का नतीजा है कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की जीडीपी 6-7% की दर से बढ़ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है आज के टाइम में। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएं 1 या 2% पर संघर्ष कर रही हैं। ये 6-7% ग्रोथ उस कंपाउंडिंग इफेक्ट का हिस्सा है जो भारत को अगली बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना रहा है। और कर्नाटक में एआई सेंटर का खुलना तो फिर इसी महाशक्ति का अगला चरण है। बिल्कुल। और ये स्वीडन का नाटो वाला सवाल जो फिर से आ गया। हाँ, प्रश्न 8 में भी देखा था हमने। ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। जब कोई स्रोत किसी तथ्य को दोहराता है ना, तो वो उसके सामरिक महत्व को रेखांकित कर रहा होता है। मतलब ये बहुत क्रिटिकल इन्फो है। हाँ, स्वीडन का शामिल होना रूस के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है, क्योंकि अब बाल्टिक सागर पूरी तरह से नेटो के नियंत्रण में आ गया है। ये दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल रहा है। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। अब हम इस डेक के आखिरी और सबसे विविध हिस्से में आ गए हैं। खेल, तकनीक, आपदाएं और इतिहास। चलिए देखते हैं। प्रश्न 41, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर है बी, हॉकी। प्रश्न 42, हाल ही में किस राज्य में बाढ़ आई? उत्तर है बी, असम। असम। प्रश्न 43, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर है बी, कंचनजंगा। प्रश्न 44, हाल ही में किस कंपनी ने एआई टूल लॉन्च किया? उत्तर है बी, गूगल। ओके। प्रश्न 45, हाल ही में कौन सा ऐप भारत में बैन हुआ? उत्तर है ए, टिकटॉक। प्रश्न 46, हाल ही में किस देश ने सैन्य अभ्यास किया? उत्तर है ए, अमेरिका। ठीक है। प्रश्न 47, भारत का संविधान कब लागू हुआ? उत्तर है बी, 26 जनवरी 1950। और प्रश्न 48, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? उत्तर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो एकदम मिक्स बैग है सवालों का। हाँ, लेकिन मुझे ना गूगल के एआई टूल और टिकटॉक के बैन होने वाली बात में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। ऐसा विरोधाभास? मतलब एक तरफ हम नई तकनीक का स्वागत कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक तकनीक पर रोक लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? यह आज के डेटा संप्रभुता यानी डेटा सॉवरेनिटी के युग का सबसे बड़ा सच है। डेटा सॉवरेनिटी? हाँ, तकनीक अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रही, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गई है। गूगल का एआई टूल आना एक तकनीकी विकास है, लेकिन टिकटॉक जैसे ऐप का बैन होना एक बड़ी चिंता को दर्शाता है। कैसी चिंता? कि किसी देश के नागरिकों का डेटा, मतलब वे क्या पसंद करते हैं, क्या सोचते हैं, यह किसी विदेशी सर्वर पर कैसे इस्तेमाल हो सकता है। ओह, तो ये साइबर वॉरफेयर का एक आधुनिक रूप है। बिल्कुल। और अगर हम असम की बाढ़ और कंचनजंगा को देखें तो ये हमारी भौगोलिक वास्तविकता है। हाँ, असम में हर साल बाढ़ आती है। और वो सिर्फ बारिश से नहीं आती, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी के उस विशाल तंत्र के कारण आती है जो तिब्बत से होते हुए आता है। मतलब भूगोल हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। एकदम। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम एआई और डिजिटल इकोनॉमी की कितनी भी बात कर लें, लेकिन प्रकृति और भूगोल अंततः हमारे जीवन को आकार देते हैं। और इन सब के बीच हमारा संविधान? हाँ, 1950 में लागू हुआ हमारा संविधान वो गोंद है जो इस पूरी विविधता, इस पूरे भूगोल को एक लोकतांत्रिक ढांचे में सुरक्षित रखता है। ये एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है और इसी के साथ ना हम पहुंच गए हमारी आखिरी स्लाइड पर। अच्छा, अंतिम 2 सवाल। हाँ, प्रश्न 49, हाल ही में किस देश ने नया राष्ट्रपति चुना? उत्तर है ए, रूस। और हमारा अंतिम सवाल, प्रश्न 50, हाल ही में किस कंपनी ने नया स्मार्टफोन लॉन्च किया? उत्तर है बी, सैमसंग। रूस और सैमसंग। हाँ, रूस के चुनाव जो पूरी दुनिया की भू राजनीति को हिला सकते हैं और सैमसंग का स्मार्टफोन जो बस हमारी जेब में रहता है। ये दोनों सवाल इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि सामान्य ज्ञान कैसे काम करता है, मैक्रो और माइक्रो लेवल पर। बिल्कुल। रूस का नेतृत्व तय करेगा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार जैसे तेल और गैस, उसकी कीमतें क्या होंगी, जिसका सीधा असर भारत में हमारे पेट्रोल के दामों पर पड़ेगा। एकदम सही।
और वो स्मार्टफोन ये तय करेगा कि आप उस जानकारी को कितनी तेजी से कंज्यूम करते हैं। लोगों को इन दोनों पैमानों पर एक साथ सोचना आना चाहिए। क्या बात है। और इसी के साथ हमने एक के बाद एक पूरे 50 प्रश्न क्रमबद्ध तरीके से पढ़ लिए हैं और उनके उत्तरों को डिकोड कर लिया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही। बिल्कुल, हमने केवल सवालों के जवाब नहीं जाने, बल्कि ये समझा कि वे जवाब क्यों मायने रखते हैं। इस शानदार स्लाइड डेक के पीछे जिस स्रोत का हाथ है और जो ये सुनिश्चित करता है कि तैयारी में कोई कमी न रहे। हाँ, उनका अंतिम निर्देश हमें याद रखना चाहिए। एकदम। बेहतरीन और निरंतर तैयारी के लिए अभी तुरंत आराध्या स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैं